Bismillahirrahmanirrahim. If we have some graph, tables, or any other pictures, and we want to present that or presents their explanation or interpretation, these things are in under terms of presentation of data or analysis of or interpretation of the data. First of all, we see how can we present the data or how many types that we have in our data types so that are or that may be asked in your exams. First of all, we have three different types of the lecture, three different types of the data. First one presentation, second one analysis, and third one interpretations. In presentation, we will discuss the data of how to present the data. After that, we will discuss how to analyze the data. In the third steps, we will discuss how to interpret that specific data that we want to write or that we want to express in our exam or in our day-to-day conversations. Let's move. What is the presentation? Presentation is the process of organizing data into logical, sequential, and meaningful categories and classification to make them amenable to study and interpretations. बेसिकली प्रेजेंटेशन वो प्रोसेस है जो हम किसी भी चीज़ को एक लॉजिक्स के साथ, सीक्वेंस के साथ और कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन के साथ हम प्रेजेंट करते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ आ जाए. डिफरेंट वेज होते हैं डेटा के और हम वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी प्रेजेंट. First one, textual statements with a numeral or number that serve as a supplement to the tabular presentation. It's mean ये टेक्सचुअल डेटा होता है, ये टेक्स्ट की सूरत में पाया जाता है, किसी टेबल में पाया जा सकता है या किसी टेबलर टाइप्स में पाया जा सकता है. और टेबल टाइप हमारे पास दो से तीन तरह की होती है. सिंगल टेबल्स होते हैं, डबल, ट्रिपल एंड फोर टाइप्स के टेबल्स होते हैं. All the data that is presented in that table, we can present that type of data in our writing, or we can easily assess or we can easily access that data, or all these type of data that is included in the part of tabular as considered or are considered as a textual data. After that, we have a tabular data, a systematic arrangement of related ideas in which classes of numerical facts or data are given each row and their subclasses are given each column in order to present the relationship of the sets or numerical facts or data in a definition or defined compact and understandable form. पहले टेक्स्ट की शक्ल में हमारे पास है. टेक्स्ट आप कह लें कि एक इबारत की शक्ल में हो सकता है, एक पैसेज की शक्ल में हो सकता है, चंद एक लाइन या सत्रों की शक्ल में हो सकता है. दूसरी टाइप हमारे पास जो डेटा की आती है वो हमारे पास टेबुलर है, टेबल की शक्ल में हो सकता है. टेबल 1 कॉलम हो सकता है, 2 कॉलम्स हो सकते हैं, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स और रोज अनकाउंटेबल हो सकती हैं. जितना मटेरियल है उतना उस टेबुलर की फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट किया जा सकता है. टू जनरल रूल्स रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ टेबल एंड टेक्स्ट. अभी हमने टेबल डेटा की बात की है तो यहाँ पर टेबल के दो रूल्स कहते हैं. The table should be so constructed that it enables the reader to comprehend the data presented without referring to the text. टेबल इस तरह से बना होना चाहिए कि वो किसी भी चीज का जो डेटा उसमें मेंशन किया गया है वो जो रीडर है या जो इंटरप्रेटर है वो आसानी से उसे एसोसिएट कर सके और उसे इंटरप्रेट कर सके. ऐसा ना हो कि उसे कोई रेफरेंस देना पड़े कि ये डेटा उस डेटा के साथ मिलाएंगे तभी आप इसको इंटरप्रेट कर सकेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. टेबल में जो डेटा हो वो बिल्कुल क्लियर हो, उनकी रोज, उनकी लाइंस और उनके फिगर्स जो हैं वो साफ साफ नजर आने चाहिए कि रीडर जो है आसानी से उसे असेस कर सके. फिर कहता है कि इसका दूसरा रूल ये है, द टेक्स्ट शुड बी सो रिटन दैट इट अलाउज रीडर टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर जो टेक्स्ट जो है वो इस तरह लिखा होना चाहिए कि जो कारी है, जो पढ़ने वाला है या जो रीडर है वो आसानी से आर्गुमेंट्स को पढ़ सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसे प्रेजेंट कर सके बगैर किसी नई रेफरिंग के. ऐसा ना हो कि उसे डाटा प्रेजेंट करने के लिए एक नया टेबल बनाना पड़े या एक नई और प्रेजेंटेशन देनी पड़े कि विच टाइप ऑफ डाटा दैट इज, और कि ये किस किस्म का डाटा है. वो डाटा पहले बयान करने के लिए उसे एक नया पैसेज लिखना पड़े, एक नया पैराग्राफ बनाना पड़े. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो टेबल के अंदर डाटा है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो कंस्ट्रक्टेड हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, रीडेबल हो, रीडर उसे पढ़ के बात को समझ सके, उसके आर्गुमेंट को देने के लिए वो इस लायक हो के चीज को बता सकता है. तीसरी टाइप जो डेटा की होती है वो हमारे पास ग्राफिकल की फॉर्म में प्रेजेंट पाई जाती है.
तीसरी जो हमारे पास है, तीसरी टाइप जो डेटा की है वो हमारे पास ग्राफिकल है। एक चार्ट की शक्ल में क्वांटिटेटिव हो सकता है, वेरिएशंस हो सकती हैं, चेंजेस ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, पिक्चर हो सकती है, डायग्राम हो सकती है। ग्राफ के अंदर जितनी भी सूरतें मौजूद हैं वो सारी की सारी इस डेटा के अंदर कंसिडर की जा सकती है। लेकिन हमें अब इनको ये देखना है कि हाउ वी कैन प्रेजेंट ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ डेटा दैट आर इजी टू असेस। और हमारा बेसिक पर्पस यही होता है कि हमने चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है। चीज़ों को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट करते वक्त, प्रेजेंटेशन देते वक्त तो हमें तीन तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन टेक्सुअल डेटा होता है, सेकंड वन हमारे पास न्यूमेरिकल या टेबुलर डेटा होता है जिसे हम टेबल्स की शक्ल में लिखते हैं, थर्ड वन ग्राफिकल डेटा होता है जो एक पिक्चर की शक्ल में हो सकता है या एक डायग्राम की शक्ल में हो सकता है। अब तीन तरह का डेटा हम प्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें इसमें से क्या देखने को मिलता है। अब जब ग्राफ की बात की है तो कहते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ये 6 टाइप्स के ग्राफ्स हैं जो एक ग्राफ की शक्ल में पाए जा सकते हैं। फर्स्ट वन बार ग्राफ है, सेकंड वन लीनियर ग्राफ्स है, थर्ड वन पाई ग्राफ है, फोर्थ वन पिक्टोग्राम है, फिफ्थ वन स्टैटिस्टिकल मैप्स है एंड सिक्स वन रेशो चार्ट है। ये 6 टाइप्स के ग्राफ्स हैं जो आपके ग्राफिकल डेटा के अंदर इंक्लूड होते हैं। और वहां पर एग्जाम में एक पिक्चर आपको मिलेगी। अगर हम ग्राफ में से कोई लेंगे तो वहां पर एक पिक्चर होगी दैट यू विल हैव टू इंटरप्रेट। आपको उसे डिफाइन करना होगा। वो डिफाइन कैसे करेंगे, वी विल नो इन दिस लेक्चर। हम इस लेक्चर में यही सीखेंगे कि हम अगर कोई टेबल की शक्ल में डेटा है या एक पैराग्राफ की शक्ल में डेटा है या हमारे पास कोई पिक्चर की शक्ल में या ग्राफ की शक्ल में डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उस डेटे को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हम जब उस डेटे को प्रेजेंट करेंगे तो उसके जो मेथड्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले तीन टाइप्स के डेटा है हमारे पास। फर्स्ट वन टेक्सचुअल डेटा है, सेकंड वन हमारे पास आप कह लो कि टेबुलर फॉर्म में डेटा है जिसे हम न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं, और थर्ड टाइप जो हमारे पास वो ग्राफ की या पिक्चर की शक्ल में है। और पिक्चर की शक्ल जो हमारे पास सामने हो रही है वो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स है, बार ग्राफ, लीनियर ग्राफ, पाई ग्राफ, पिक्टोग्राम, स्टैटिस्टिकल मैप और रेशो चार्ट। ये हमारे पास ये ग्राफ्स है जो हम देखेंगे। As I informed you, we have 3 different types of data. First one textual, second one tabular, and third one graphs. After that, what will we have to do? First one, analysis. How we can analyze a data, any type of data. How many types of? 3 types of data. First one textual, tabular, and pictorial. But the question is how we can analyze all these types of data. First one, separation of a whole into its constituent parts. जब भी किसी डेटा को आप एनालाइज करना चाह रहे हैं तो उसके जो मेजर हिस्सा है, आप कह लें कि वहां पर 10 ग्राफ है, सॉरी एक ग्राफ है, उसके अंदर 5 कॉलम्स हैं और 6 रोज हैं। पहला स्टेप आपका ये बनता है कि आप रो को डिफाइन करो, पहली को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। आप एक कॉलम को पकड़ लें या आप एक रो को पकड़ लें, आप वन बाय वन सब डेटे को, मतलब कंप्लीट जो होल डेटा आपके पास पड़ा हुआ है वो एक पिक्चर की शक्ल में है, एक टेबल की शक्ल में है, या आप कह लो कि एक पैराग्राफ की शक्ल में है। पैराग्राफ की शक्ल में है तो आप उसके चंक्स बना लें कि एक कॉन्सेप्ट कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, फिर सेकंड कॉन्सेप्ट कहाँ शुरू होता है, फिर थर्ड कॉन्सेप्ट कहाँ शुरू होता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेबल है, टेबल में आपके पास कितने कॉलम्स हैं, पहला कॉलम क्या कहता है, दूसरा कॉलम क्या कहता है, या आप रो को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो पहली रो क्या कह रही है, सेकंड रो में क्या डिफाइन करना है। इट्स मीन यू हैव टू सेपरेट and you have to differentiate between, or you have to make the part of the whole text, whole column और whole picture। आपको सारी पिक्चर के कुछ हिस्से बनाने हैं, पूरे पैराग्राफ के चंद एक हिस्से बनाने हैं, या आपके पास कोई टेबल है तो उस टेबल के चंद के आपने पार्ट बना लेने हैं, so that you can easily assess the things that you want to interpret। आपको ताकि आसानी से चीजों के बारे में पता चल जाए कि आपने डिफाइन क्या करना चाह रहे हैं। पहला स्टेप तो एनालाइजिंग का, एनालिसिस का ये होगा। दूसरे स्टेप पे हम कहते हैं the process of breaking up the whole study into the constituent part of categories according to the specific question under the statement of the problem। कहता है जो आपने पार्ट का, आपने पूरे टेबल का, या आपने पूरी पिक्चर का, या आपने पूरे पैराग्राफ का जो आपने पार्ट बनाने हैं, जो उसके हिस्से बनाने हैं, या उसकी जो सब कैटेगरी बनानी है, आप अपने बिहाफ पे मत बनाएं, आप उस बिहाफ पे बनाएं जिस बिहाफ पर उसने क्वेश्चन किया है आपको। और डेफिनेटली अगर उसने कोई टेबल दिया है तो टेबल के नीचे क्वेश्चन दिया होगा कि इसको इंटरप्रेट करो किस लिहाज से।
ठीक है, या कोई पिक्चर दी है तो वो भी आपसे पूछ रहा होगा कि पिक्चर को कैसे डिफाइन करना है। कहता है इट इज गुड फॉर यू टू फोकस ओवर द क्वेश्चन दैट इज बीइंग रिटन under or below the text or below the numerical data, below the tabular data or below the pictorial data। जो आपको डेटा उसने दिया है, अगर आप उसे इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं तो आप खुद से उसके पार्ट ना बनाएं, बेहतर ये है उस क्वेश्चन पे फोकस करें जिस क्वेश्चन की बिहाफ पर आपसे पूछा गया है कि इसे एनालाइज कर दें। आपने जो एनालिसिस करना है, आप उस एनालिसिस को आप अपन उस डेटे को, उसके पार्ट्स उन क्वेश्चंस की बिहाफ पर बनाएंगे जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट कहता है टू वेज ऑफ डेटा एनालिसिस। दो तरीके के डेटा होता है जिसे हम एनालाइज करते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और डेफिनेटली एक क्वांटिटेटिव होता है। दो डेटा टाइप्स होती हैं डेटा को एनालाइज करने में। फर्स्ट वन क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव हमेशा जो है वो आप कह लो कि यहाँ पर नंबर्स नहीं हो सकते क्वालिटेटिव में, आप कह लो यहाँ पर गिनती या काउंटिंग नहीं आ सकती क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रीसाइज मेजरमेंट एंड क्वांटिटेटिव क्लेम्स। क्वांटिटेटिव जिसकी हम क्वांटिटी को बता सके, जिसकी हम गिनती बता सके, या वो चीजें जो मेजरेबल हैं। क्वालिटेटिव में मेजरेबल चीजें नहीं होंगी। मतलब मैं कहूँ 5 kg दूध है, 2 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, तो 5 kg कितने का मिलेगा, तो यहाँ पर ये मेजरेबल चीजें हैं, यह क्वांटिटी बताई जा रही है। तो ऐसी चीजें क्वालिटेटिव डेटा में नहीं शामिल होंगी। इसमें शामिल कौन कौन सी चीजें होंगी? एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, सोशल एनालिसिस होगा, फ्रॉम द बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्लासेस होगी। सोशल एनालिसिस कोई आपके लिए सोशल सिनेरियो के ऊपर कोई बात हो रही होगी, कोई टेक्स्ट की शक्ल में होगा हमेशा। ये जो क्वालिटेटिव डेटा होगा वो कभी भी टेबल्स की शक्ल में नहीं हो सकता। टेबल्स की शक्ल में हमेशा न्यूमेरिकल या आप कह लो कि टेबुलर डेटा होगा और वो क्वांटिटेटिव कैटेगरी में शामिल होगा। जो क्वालिटेटिव डेटा होगा आपको वहां पर उसकी क्वालिटी बयान करनी है, उसकी गिनती नहीं बतानी, आपको उसकी आप कह लें कि आपको उसकी अहमियत बतानी है, तादाद नहीं बतानी वहां पर आपको। ये दूसरा इसका बहुत बड़ा हिंट है कि ये बड़ी तादाद से छोटी की तरफ बढ़ता है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टू द लीस्ट इंपोर्टेंट, हम सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा में सबसे पहले इंपोर्टेंट चीजें बताते हैं। जिस चीज का सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है उस चीज को हम सबसे पहले बयान करते हैं, और जिस चीज का सबसे कम अफेक्ट होता है हम उस चीज को सबसे कम बयान करते हैं। फिर रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द ब्राइटनेस। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहता है कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, अगर एक क्लास में 10 बच्चे आ रहे हैं, तो आपको उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। तो आप ये समझे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करना किस लिहाज से है, कहते हैं ब्राइटनेस के लिहाज से। ब्राइटनेस मतलब कि इंटेलिजेंसी के लिहाज से। तो आप सबसे पहले उस बच्चे को बताएंगे जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, डेफिनेटली। फिर स्टेप बाय स्टेप आप नीचे की तरफ मूव करते रहेंगे। लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज एम्प्लॉयड ऑन डेटा दैट हैव बीन असाइंड सम न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्वालिटेटिव डेटा के अंदर कभी भी काउंटिंग नहीं आ सकती, कभी भी वहां पर गिनती नहीं आ सकती। वहां पर 2 kg 10 kg 10 kg 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए ऐसे फिगर्स नहीं आ सकते क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में ये आ सकता है, अच्छा बताएं वो बच्चा किस तरह का है, या मैंने आपको एक स्टोरी बताई है उसे बताएं कि स्टोरी के अंदर आपने क्या क्या सीखा है। ये क्वालिटेटिव की बात की जा रही है। या मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमने एक रिसर्च करनी है, उस रिसर्च के ऊपर हमने डेटा इकट्ठा करना है, तो उस डेटा का फायदा अपने मूल्य को क्या होगा, ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव ये है कि मैं कहता हूँ हमारे पास 50 मेंबर्स हैं, 50 मेंबर ने 5-5, हर बंदे ने 5-5 रुपए सर्व किए हैं, बताओ कितने पैसे सर्व हुए हैं। फिर उनसे कितनी चीजें नहीं खरीदी गई हैं, एक चीज 2 रुपए की है और आपने कितनी चीजें खरीदी हैं। अब 50 बंदे हैं, 5 रुपए हमने हर पर्सन से लिए हैं, इसमें 50 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 255 बन जाएंगे, आप कह लेंगे 250 बन जाएंगे। अगर 250 बन रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, तो आपसे अगेन वो ये कहता है कि आपने एक आइटम खरीदनी है जो 2 रुपए की है, तो बताओ 250 में कितनी आइटम्स आएंगी। तो आप ये बताएंगे कि डेफिनेटली अगर 250 है तो 125 या 127 के लगभग वो आइटम्स आप खरीद सकते हैं। तो ये क्वांटिटी है, ये नंबर्स हैं, ये वैल्यूज है। अगर डेटा क्वालिटी में है तो वहां पर नंबर्स नहीं होंगे, अगर डेटा क्वांटिटी में है तो वहां पर कंफर्म है कि वहां पर नंबर जरूर होंगे। अब ये देखना है कि हम क्वांटिटी को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। क्वांटिटी को प्रेजेंट करने का मेथड ये है कि इट कैन रेंज फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसीज टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट और फिनोमिना। जी, हम देख रहे थे कि डेटा में
टाइप्स हमारे पास थी, एक क्वालिटेटिव थी और एक क्वांटिटेटिव थी। अब क्वांटिटेटिव वो है जहां पर नंबर जाहिर होते हैं। इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं, इट कैन रेंज फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसीज टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट और फिनोमिना यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और ये स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास हैं, यू नो बेटर, आप लोग स्टैट पढ़ते हो अकाउंटिंग में, आप लोग आई थिंक मेरे ये बीबी का जो स्टेप्स होता है इसमें डेफिनेटली स्टैट का पोर्शन होता है, तो वहां पर आपको वो स्टैट्स बयान करनी पड़ती हैं। मतलब कि नंबर्स की बात की जा रही है, अगेन वही हाइपोथेसिस होगा, वही इन्वेस्टिगेशन होंगी, वही फिगर्स होंगे, वही काउंटिंग्स होंगी जो हम इस क्वांटिटेटिव के अंदर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने दो चीजें देखी हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा है, एक क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव वो होगा जहां पर नंबर्स नहीं होंगे, क्वांटिटेटिव वो होगा जहां पर नंबर्स कंफर्म आ रहे होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरप्रिटेशन हम कैसे करें, इंटरप्रिटेशन करने का क्या तरीका होगा हमारे पास। दिस सेक्शन आंसर टू द क्वेश्चंस सो व्हाट, कि आपने ये देखना है कि किस चीज की कितनी है इन रिलेशन टू द रिजल्ट ऑफ द स्टडी, कि किस कदर और किस वजह से ये चीजें आई जा रही हैं। व्हाट डू द रिजल्ट ऑफ द स्टडी मीन, इसके नतीजे का मतलब क्या है, आपने ये इंटरप्रेट करना है। दिस पार्ट इज परहैप्स द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। आप कह लो कि जो इंटरप्रिटेशन होती है ये मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके डेटे का जो आप प्रेजेंट कर रहे हो। पहले तो प्रेजेंटेशन थी, फिर एनालिसिस था, अब ये इंटरप्रिटेशन है। तो इंटरप्रिटेशन करते वक्त वो कहता है कि आपके लिए जरूरी है कि इस पोर्शन को ज्यादा एहतियात से देखें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज वी हैव टू इंटरप्रेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी कलेक्टेड, जो हमने सारी मालूमात इकट्ठी की है उसको हमने डिफाइन करना है, उसका एनालिसिस करने के बाद उसे इंटरप्रेट करना है, उसे अपने अल्फाज में मजीद बताना है कि कितनी रिसर्च जो है वो बेहतर है, कितनी बेहतर नहीं है। लेकिन बताना क्या है, व्हाट ये रिसर्च है क्या, फिर इसका नतीजा क्या है और इसकी इंप्लीमेंटेशंस क्या हो सकती हैं। इंटरप्रिटेशन में हमें ये तीन चीजें देखनी होती हैं, ये है क्या, इसका नतीजा क्या निकलता है, और फिर इसका पर्पस या इसका अफेक्ट हमारी सोसाइटी पर या हमारे उस अमल पर कैसे हो सकता है जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इट इज ऑफन द मोस्ट डिफिकल्ट टू राइट बिकॉज इट इज द लीस्ट स्ट्रक्चर्ड। ये मुश्किल है लिखना क्योंकि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हमने डेटे को सामने रखते हुए इंटरप्रेट करना होता है चीजों को। दिस सेक्शन डिमांड्स परसेप्टिवनेस एंड क्रिएटिविटी फ्रॉम द रिसर्चर। ये वहां पर बंदे की सेंस ऑफ परसेप्शन भी मांगता है, और पर्सन के पास अगर क्रिएटिविटी भी नहीं है तो तब भी इंटरप्रिटेशन वो अच्छी नहीं कर सकता। दो चीजें रिक्वायर करता है, एक तो परसेप्शंस जो एक पर्सन के पास होनी चाहिए कि ही इज इन अ पोजीशन टू प्रिडिक्ट द थिंग्स इन अ गुड वे, कि वो चीजों को अच्छी तरह परसेप्ट कर सके, प्रिडिक्ट कर सके। दूसरा ये है कि उसके पास क्रिएटिविटी की सलाहियत भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी की आप कह लो कि उसके पास काबिलियत भी होनी चाहिए, कोई चीज से कोई क्रिएट करनी पड़े तो वो चीज को क्रिएट कर ले। लिहाजा हाउ डू वी इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ आवर स्टडी, हम अपनी स्टडी का रिजल्ट है कैसे इंटरप्रेट करेंगे। कहता है टाई अप द रिजल्ट ऑफ द स्टडी इन बोथ थ्योरी एंड एप्लीकेशन बाय पुलिंग टुगेदर। कहता है चीजों को इकट्ठा करो एप्लीकेशन के लिहाज से और थियोरेटिकल के लिहाज से, फिर कॉन्सेप्चुअल और थियोरेटिकल दोनों का एस्पेक्ट लें, इनके फ्रेमवर्क सामने रखें, लिटरेचर को पढ़ें, मतलब जो स्टडी आपके सामने पड़ी है उसे गो थ्रू करें, उसे रिव्यू करें, और फिर उस स्टडी के पोटेंशियल सिग्निफिकेंस को बाहर निकालें, और उस सिग्निफिकेंस का उस इंप्लीमेंटेशन के ऊपर क्या असर होता है वो भी डिफाइन करें। इसके साथ एग्जामाइन करें, डेटा को एग्जामाइन करें, उसे समराइज करें, इंटरप्रेट करें एंड जस्टिफाई करें आइदर द रिजल्ट इज गुड और नॉट। साफ साफ बताएं वहां पर कि नतीजा ठीक है कि नहीं है, इससे हमें कुछ फायदा होता है या नहीं होता है। जूम आईनी बात मत करें, क्लैरिफाई करें, डायरेक्ट और टू द पॉइंट बात। देन ड्रा इन्फरेंसेस कंसीडरिंग द फॉलोइंग। फिर कहता है वहां पर इन्फरेंसेस करें, क्या करना है जी, पहले आपने कंक्लूड करना है या समरी करनी है, पहले समराइज करें। द टेक्निक्स एनेबल द रीडर टू गेट द टोटल पिक्चर ऑफ द फाइंडिंग इन समराइज्ड फॉर्म। आपने जो पूरी तस्वीर कशी करनी है, आपने जो पूरी राइटिंग बतानी है, उस राइटिंग को एक समरी में, एक छोटे से पॉइंट में, आपके लिए एक छोटे से पैसेज में या एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स में इस तरह से बयान कर दें
कि रीडर जो है आपके पैसेज को पढ़कर बता सके कि इस पूरे ऐसे में आपने क्या लिखा है। ऐसा ना हो कि वो पूरा पैसेज पढ़े तो तब उसे पता चले, आपकी बात समझ आए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो लिखा है वो इस पोजीशन के साथ लिखें, इस टेक्निक्स के साथ लिखें कि आप जब उसे बयान करना चाहें, अगला रीडर जब उसे पढ़े तो उसे बात सारी समझ आ जाए कि इसने क्या बात थी पहले, उसका रिजल्ट क्या निकला है, उसका इफेक्ट क्या मिलता है। फिर दूसरा, इंटरप्रेट कर दें साथ। क्वेश्चन ऑन द मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका आंसर ढूंढने के लिए तो उसके ऊपर अगेन सवाल करें, क्या मेरा जो फाइंडिंग है वो उस क्वेश्चन से रिलेट करती है, क्या मेरी मेथडोलॉजी जो है वो भी उसके रिलेट करती है, क्या रिजल्ट कहीं अनएक्सपेक्टेड तो नहीं आ गए। जैसे मेथडोलॉजी रिलेट कैसे करती है, वहां पर क्वालिटेटिव डेटा है, मतलब वहां पर गिनती नहीं है, लेकिन आप वहां पर क्वालिटेटिव डेटा मेंशन कर रहे हैं। अगर वहां पर गिनती आ रही है लेकिन आप बता रहे हैं जी ये क्वालिटेटिव डाटा है, तो ये आपस में रिसर्च फाइंडिंग मैच नहीं कर रही। क्वांटिटेटिव डेटा है तो आप बताएं भाई ये क्वांटिटेटिव डेटा है, अगर क्वालिटेटिव है तो आप बताएं भाई ये क्वालिटेटिव डेटा है। और आप एट द एंड पर ये देखें कि रिजल्ट कहीं हमारी तवक्का से ज्यादा बुरे तो नहीं निकल आए। क्या हमें पता है कि इसकी लिमिटेशंस कितनी है, इसकी शॉर्टकमिंग्स कितनी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने एक रिसर्च करनी है जिसका आपने आंसर ढूंढना है, आपके पास 6 मंथ का टाइम है, तो आपके पास 6 मंथ का टाइम है, तो आप ये समझ लें कि पहली लिमिटेशन तो आपके पास टाइम की आ गई है। दूसरी लिमिटेशन आप कह सकते हैं मेरे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है कि मेरे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि मैं वो सारी बातें ऐड कर सकूं, क्योंकि मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा, ट्रेवल करने के लिए एक्सपेंस करने पड़ेंगे, एक्सपेंस मैं इतनी कर नहीं सकता। आपको वो सारी लिमिटेशन भी सामने रखनी है, जो आपकी कमियां नजर आ रही हैं डेटे के अंदर, आपने वो भी बतानी है कि अगर ये इतना एक्सपेंड करते तो हम ये रिजल्ट इससे ले सकते थे। इसके साथ साथ हमें तीसरा पॉइंट मिलता है इंटीग्रेट का। क्या हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं चीजों को। दिस इज एन अटेम्प्ट टू पुट द पीसेस टुगेदर। जो आपने चंक्स निकाले थे, आपको जब शुरू में मैंने बताया था कि आपके पास एक पूरा टेबल है, आपके पास एक पिक्चर है या आपके पास एक पैराग्राफ है, उसे आपने इंटरप्रेट करना है, तो मैंने कहा था पहला स्टेप ये है कि उसके पीसेस कर लें इंफॉर्मेशन के, क्वेश्चंस के मुताबिक, उन सवालों के मुताबिक जो सवाल आपको बताए गए हैं या एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, उन सवालों के मुताबिक उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे चंक्स बना लें ताकि आप अच्छी तरह उन्हें टैग कर सकें। एट द एंड पे कहता है जब इंटरप्रेट करो तो उन छोटे छोटे पीसेस को आपस में इकट्ठा जोड़ो ताकि रिजल्ट एक नजर आए, एक अच्छी तस्वीर कशी नजर आ रही हो, किसने सारे पॉइंट्स जो निकाले थे वो इकट्ठे करके यहाँ पे लिख दिए हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो रीडर के माइंड में शैटर्ड थॉट्स रहेंगी, आधी बात समझ आएगी आधी नहीं आएगी। हमने वहां पर 5 सवाल लिखे थे, 5 सवालों को सामने रखते हुए हमने एक टेबल की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी। पहले हम लिखा क्वेश्चन नंबर 1, फिर लिखा क्वेश्चन नंबर 2, फिर लिखा क्वेश्चन नंबर 3, फिर लिखा क्वेश्चन नंबर 4, फिर लिखा क्वेश्चन नंबर 5। एट द एंड राइटर आपसे ये कहना चाहता है इट इज नेसेसरी टू पुट ऑल द क्वेश्चंस, all the answers of the 5 questions in one passage, in one paragraph, so that the reader is in a position to get or comprehend the point that you want to express। कि जो वो चाहता है आपसे सीखना या जो वो मालूमात लेना चाहता है वो उसे आसानी से समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि आप द एंड पे जब इंटरप्रिटेशन करें आप 2 सवालों को हिट कर दें, 3 को हिट ही ना करें। 2 सवालों के आंसर्स को आप बता रहे हैं लेकिन 3 के आंसर्स आप बता नहीं रहे। necessary to tackle, necessary to put all the information that you collect by one, जो आपने एक एक हिस्सा करके मालूमात हासिल की, जो इंटरप्रेट किया, उसको आपके लिए जरूरी है कि आप उस मालूमात को, उस इंफॉर्मेशन को आप डिटेल में बयान करें और एट द एंड पे इंटरप्रेट कर दें, और ये सबसे बेहतरीन चीज होगी। फिर आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है। मैं रिकैप देता हूं सारी चीजों का। फर्स्ट वन, प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये हमारे पास किसी भी ग्राफ की बात की जा रही है। कहते 3 तरह से चीजें होती हैं। हम डेटा को लेते हैं, पहले हम प्रेजेंटेशन देते हैं डेटा की, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर हम उस डेटा को इंटरप्रिटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है, किसी भी चीज का ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज मेथड जो होता है उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। कहते हैं 3 तरह की प्रेजेंटिंग डेटा होता है। फर्स्ट वन टेक्सचुअल होता है, सेकंड वन टेबुलर होता है, थर्ड वन हमारे पास ग्राफिकल होता है। ग्राफिकल की वो मजीद टाइप बताता है, 6 टाइप्स होती हैं। बार ग्राफ्स है, लीनियर ग्राफ्स है, पाई ग्राफ्स है, पिक्टोग्राफ है, स्टैटिकल ग्राफ है या रेशो चार्ट है।
फिर कहता है हम करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस करते वक्त कहता है जी हमारे पास सबसे पहली बात है कि पूरे डाटे के पार्ट्स बना लें। पूरे डाटे के पार्ट्स बना लें, लेकिन पार्ट्स आप क्वेश्चंस के मुताबिक बनाएं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। फिर कहता है दो तरह का डाटा होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में हम सोशल एनालिसिस करते हैं, हम बड़ी चीज से छोटी चीज की तरफ बढ़ते हैं, हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पहले बताते हैं, रैंकिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर्स आते हैं, यहाँ पर फिगर्स आते हैं, यहाँ पर वैल्यूज की बात की जाती है, और अमूमन ये स्टैटिस्टिकल वैल्यूज जाहिर करता है। फिर उसके बाद कहता है इंटरप्रिटेशंस होती हैं। इंटरप्रिटेशन में हमें सबसे पहले आंसर देखना होता है ये चीज इंफॉर्मेशन है क्या, फिर दूसरा देखना होता है इसका रिजल्ट क्या निकला है, फिर तीसरा देखना होता है कि इस रिजल्ट का ताल्लुक हमारी स्टडी से क्या है, और चौथा हम ये देख सकते हैं कि इसके एस्पेक्ट हमारे लिए कितने बेहतर हैं। फिर इसी इंटरप्रिटेशन की बात मजीद करता है कि हम इस इंटरप्रिटेशन को किस तरह से लेके चलते हैं, वो मजीद इसके बारे में इसे कंक्लूड करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना और इंटीग्रेट करने के प्रोसेस हमें डिफाइन करता है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।